ठीक है, चलें। तो बात हो रही थी रिगार्डिंग दिस रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स। जो पहला डॉक्यूमेंट है, दिस डॉक्यूमेंट इज नोन एज शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट, and this shipping bill is the main document on the basis of which the customs permission is given, right? क्योंकि प्रीवियसली मैनुअल प्रोसेसिंग सिस्टम था, एंड अंडर मैनुअल प्रोसेसिंग ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स the exporter is required to file the appropriate type of shipping bill to seek the order for custom clearance of the export shipment, right? And under this जी सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, आप ये आपके पास कोई प्रेजेंटेशन में है? क्योंकि सर मैं इसके साथ डॉक्यूमेंट भी बनाती चली जा रही हूँ, मतलब पॉइंटर्स आप बनाती जाएं, क्योंकि है तो शेयर नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास, तो बहुत मुख्तसर से पॉइंट्स होते हैं, इसीलिए आपको मैं रिकॉर्डिंग भी कह रहा हूँ, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड द सेशन, राइट? क्योंकि ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि सॉरी आप एक ब्रेक में, सर ये जो शिपिंग बिल की आपने बात की है सर, ये सारे इसमें डॉक्यूमेंट में सबसे पहले प्रोसीड ये करेगा सर? नहीं, बिकॉज ये करेगा, अगर आपने जो बात की है, सॉरी टू कट यू, जो आपने कन्वर्टेशन दी है सर कि इन केस अगर कोई ऐसा आइटम है सर जो मतलब बैन है या मतलब उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन है, और मैंने बाकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके फिर कस्टम के हवाले किए, उन्होंने कहा जी अब तो आपको हमसे अप्रूवल लेके करना चाहिए। नहीं, इसका मतलब अप्रूवल मिलेगा ही नहीं ना, इसका मतलब है कि फिर मैं एक्सपोर्ट करना जानता नहीं हूँ, क्योंकि जब आप शिपिंग बिल बनाएंगे जी, नहीं, शिपिंग बिल जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट की परमिशन के लिए है, लेकिन मुझे एक्सपोर्टर को ये सारी बातें पता होना चाहिए, उसको एक्सपोर्ट पॉलिसी और इंपोर्ट पॉलिसी पढ़ना चाहिए पहले से। ये तो परमिशन है कि अब जो है वो कस्टम के लिए मैं डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। अच्छा, बीएल जो है वो इसके बाद ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि जब पोर्ट में जाएगा सामान, कस्टम होगा, फिर वो आ रही है बात समझ में? सर एक क्वेश्चन। जी सर बिल्कुल, जी बताइए। सर नॉर्मल हम इसको शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को ट्रेड डॉक्यूमेंट भी हम लोग फार्मास्यूटिकल में कह रहे होते हैं, ट्रेड। तो सर इसके फॉर्म जी सर इसके फॉर्म 3 फॉर्म 7 भी होता है, वो भी मैंडेटरी पार्ट होता है इसका? जी मैंडेटरी होगा बिल्कुल। अच्छा, ये डिपेंड करेगा कि हम क्या चीज बेच रहे हैं ना। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आगे अभी आपसे सेल्स टैक्स की भी बात करता हूँ, डीटीआरई की भी बात करेंगे, कि जहां पर आपको बेसिकली डीटीआरई जिसमें ड्यूटी एंड टैक्स रिमिशन ऑन एक्सपोर्ट, कि आपको ये भी मैं आपसे थोड़ी सी बात इसके ऊपर भी करना चाहता हूं, तो आपको काफी सारे और भी 2-4 फॉर्म और क्लियर हो जाएंगे। अंडर मैनुअल प्रोसेसिंग तो आपने एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स बनाने होते थे और फाइलिंग करनी होती थी, and now we have this VBox system, web based one custom, and under this computerized processing you don't need to prepare the shipping bill, instead you need to, it is basically a computer generated, and the custom order is called let export order। सही है, जिस तरह अभी मैं आपको दिखाता हूं कि हम एक्सपोर्ट की जीडी कैसे बनाएंगे। And one thing also remember, after the shipping bill is stamped by the customs and okay करेगा custom, only then the goods are allowed to be carted to the dock, right? अच्छा, shipping bill जो होगा हर बार नया बनेगा? जी हर बार नया बनेगा, हर दफा परमिशन लेनी होगी, हर शिपमेंट की परमिशन। लाइसेंस की तरह नहीं है? नहीं, लाइसेंस की तरह नहीं है। ठीक है, क्योंकि सर आपने कहा ना गवर्नमेंट से परमिशन लेना है, तो उस पे परमिशन का मतलब है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। परमिशन का मतलब है कि एक्सपोर्ट करते वक्त गवर्नमेंट ये देख लेती है जा क्या रहा है, उस पर ड्यूटी कितनी लगेगी, इंपोर्ट करते वक्त ये देख लेती है आ क्या रहा है, उस पर ड्यूटी कितनी लगेगी। सही है, ठीक है सर। अभी हम ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ लें, फिर इन डॉक्यूमेंट्स का एप्लीकेशन भी मैं आपको करवाऊंगा। मैंने आपसे ये कमिटमेंट किया है कि एक कंसाइनमेंट हम लेकर जाएंगे और चाइना से लाएंगे और यहाँ से चाइना लेके जाएंगे, ठीक है। तो अब हम आज ये भी डिसाइड करते हैं अभी थोड़ी देर में कि कौन जो है वो इंपोर्टर होगा, कौन एक्सपोर्टर होगा आपकी टीम में से। अच्छा, शिपिंग बिल की जो कंटेंट्स होते हैं वो आमतौर पर इट कंप्राइज ऑफ द नेचर ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड, क्या भेजा जा रहा है, नेम ऑफ द वेसल और मास्टर और एजेंट,
और फ्लैग, कैरियर पे एक फ्लैग भी होता है, राइट? तो फ्लैग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इसराइल या ईरान का फ्लैग हो तो मुश्किल हो जाती है। ऐसे ही होता है। साथ साहब जरा सा बताइए फ्लैग का। साद अहमद साहब हैं, चलेंगे जी। सर नई मलिक साहब को इन कर लें। नहीं, मलिक साहब हैं, आ गए डिस्कनेक्ट हो जी। गए थे सर। जी जी डिस्कनेक्ट हो गए थे, हाँ जी। साथ साहब, कभी ऐसा होता है ना कि फ्लैग का एक बड़ा रोल होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर आपके पास कोई बैंड कंट्री का फ्लैग लगा हुआ होता है तो उस इशू आ जाता है। ऐसा है? तो बिल्कुल है। अभी फिलहाल जो है ईरानियन फ्लैग कैरियर और इजरायली फ्लैग कैरियर, वो पाकिस्तान में मसला है, फ्लैग कैरियर अलाउ नहीं। अलाउ नहीं है, ठीक है। सर अच्छा, फ्लैग ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द वेसल, तीसरा आपने क्या बताया? नहीं, फ्लैग ऑफ द कंट्री नहीं, फ्लैग ऑन द वेसल, वेसल के ऊपर एक फ्लैग लगा होता है जी। ऑन द वेसल। अच्छा, फिर होता है, अच्छा ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं बोल रहा हूँ, वो बहुत सी मैं आपको भेज भी दूंगा, ठीक है? तो परेशान बहुत ज्यादा नहीं होना है, आपने सुनने पर और समझने पर ज्यादा जोर देना है, कागजात पे ओके कम, सर। ठीक है? कागज बहुत इजीली अवेलेबल है, समझ में आ जाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो one more thing is included in the shipping bill. It's a country of destination. Country of destination means the port at which the goods are to be discharged. Exporter address, importer address, detail of the packages, number, mark, quantity, number of cases, aggregate weight, gross weight, FOB price, or another thing, whether the merchandise is Pakistani or foreign origin, which is re-exported. Limited case में re-export is allowed from Pakistan, right? हर एक को अलाउ नहीं है कि आप कर सकते हैं। अच्छा, शिपिंग बिल जो है वो आमतौर पर एक कस्टम की कॉपी होती है, एक ड्रॉबैक कॉपी होती है जो आपको वापस, जो मैंने आपको बताया, ड्यूटी ड्रॉबैक, एंड अनदर इज TDAP कॉपी, जिसको कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो कहा जाता था। पोर्ट ट्रस्ट वालों को एक कॉपी चाहिए होती है क्योंकि वो अपने को चार्जेस वगैरह लेते हैं, और एक्सपोर्टर के पास एक कॉपी होती है। सर इसकी भी एक कॉपी अगर आप डिस्प्ले में दिखा दें प्लीज। शिपिंग BL इज, मैं अभी आपको दिखाता हूं, बल्कि मैं आपको बताता हूं कि बनाते भी कैसे हैं, ठीक है? तो देखें, ये आमतौर पर अच्छा, इसके बाद शिपिंग बिल के बाद जो एक और चीज होती है वो, अच्छा, शिपिंग BL की भी, शिपिंग बिल की भी टाइप्स होती हैं। एक होता है, उसको कहते हैं फ्री शिपिंग बिल। Free shipping bill means free shipping bill is used in case of goods which neither attract any export duty nor entitled for duty drawbacks. बात समझ में आई? वो शिपिंग बिल जो कि ना कोई, यानी एक्सपोर्ट करते वक्त ना कोई ड्यूटी लगेगी और ना आपको कुछ रिबेट मिलेगा, उसको कहते हैं फ्री शिपिंग बिल। एक होता है, उसको कहते हैं ड्यूटी एबल शिपिंग बिल। ड्यूटी एबल का मतलब क्या होगा? गुड्स विल अट्रैक्ट, गुड्स विल अट्रैक्ट एक्सपोर्ट, यस, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है? एक्सपोर्ट ड्यूटी, हाँ। अच्छा, किसी जमाने में ना ये अलग अलग कागजों के ऊपर जो है ना वो कलर पेपर पे प्रिंट होते थे, तो जो फ्री शिपिंग बिल होता था ना वो व्हाइट पेपर पे होता था, और ड्यूटी एबल जो होता था ना वो येलो पेपर पे होता था। एक और बिल, सर ये तो 3-4 डॉक्यूमेंट लगे होते थे नीचे। जी जी बिल्कुल, कलरफुल डॉक्यूमेंट्स, ये कलरफुल मैंने देखे हैं। डॉक्यूमेंट। एक और होता है, उसको शिपिंग बिल को कहते हैं ड्रॉबैक। ड्रॉबैक में क्या होगा? आप ड्यूटी पे तो कर रहे हैं, लेकिन बाद में क्या होगा? वापस मिल जाएगी। वापस मिल जाएगी। वो क्या होता था? वो आमतौर पर ग्रीन में प्रिंट होता था, समझ रहे हैं? आ रही बात समझ में? ड्रॉबैक में क्या होगा? इन दिस केस रिफंड ऑफ ड्यूटी इज अलाउड ऑन द गुड्स एक्सपोर्टेड, ये याद रखेंगे। ड्रॉबैक शिपिंग बिल में क्या होगा? ड्यूटी वापस मिलेगी। ड्यूटी एबल में क्या होगा? ड्यूटी पे कर देंगे, वापस नहीं होगी, ड्यूटी विल अट्रैक्ट एंड विल नॉट बी रिफंडेड, ठीक है? ठीक है। अच्छा, और ये आमतौर पर जो है वो ग्रीन में प्रिंट होता था, और जब ड्रॉबैक क्लेम आपको वापस मिल जाता था तो उसको दोबारा जो उसकी कॉपी जो बैंक देता था वो येलो कलर में दिया करता था। और एक और शिपिंग बिल होता है,
उसको कहते हैं शिपिंग बिल फॉर शिपमेंट एक्स बॉन्ड। क्या कहते हैं? शिपिंग बिल फॉर शिपमेंट एक्स बॉन्ड। एक्स बॉन्ड का मतलब ये होता है कि आपने कुछ चीज मंगवाई पाकिस्तान में फॉर री एक्सपोर्ट एंड यू केप्ट इन अ बॉन्ड। अच्छा बॉन्डेड, अच्छा बॉन्ड तो आपने पढ़ा है ना, बॉन्डेड वेयर हाउस सर क्या होता है? सर जहाँ ड्यूटी पे करने से पहले क्या नाम है सर, जो आइटम्स वहाँ पे रखे होते हैं स्टोर होंगे सर। जी, सर यानी आप उसको ड्यूटी पे करें मार्केट सर, और में वहाँ नहीं से ला फिर वो सकते, लेके वहां मार्केट में नहीं ला सकते हैं ना, नहीं ला सकते। सर। तो बॉन्डेड वेयर हाउस ऐसा भी होता है, बॉन्डेड वेयर हाउस में एंड समटाइम्स मैंने जैसे आपको बताया था कि लोग जो है वो अपनी पूरी फैक्ट्री को बॉन्डेड करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंडस मोटर कंपनी इज बॉन्डेड। तो sometimes you import something for re-export and you kept in a bond, तो उसके लिए जो शिपिंग बिल बनता है उसको कहते हैं शिपिंग बिल फॉर शिपमेंट एक्स बॉन्ड। इसमें ऐसा हुआ था इसका जी, जी बताइए। सर, इसका मतलब है जो चीज यहाँ पे हमारे पास आई उसको हमने मार्केट में नहीं दिया और उसके बाद हमने उसको किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। ओके। सर रॉ मटेरियल के लिए भी ये होगा? रॉ मटेरियल आप री एक्सपोर्ट तो नहीं करेंगे ना, मंगाएंगे फिर उसके ऊपर वैल्यू एडिशन करेंगे जी। तो वो रॉ मटेरियल पे सर ड्यूटी नहीं है? जब लास्ट टाइम हमने एक दफा बात की थी सर, जी कि जी, इस पे हमें रिबेट मिल सकता है। मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन अगर वो री एक्सपोर्ट के लिए कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहे हैं, जिसको आपने एक्स बॉन्डेड वेयर हाउस में रखते हैं, और इसीलिए फिर आप इसके लिए आपने एक और भी टर्म यूज करी थी, आपने कहा था कि हमारे कौन सा वो कहलाता है जोन में, आप अपनी फैक्ट्री जोन में लगाते हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में अपनी फैक्ट्री प्रोसेसिंग SEZ। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन और EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, राइट। बल्कि रमीज है हमारे साथ, रमीज एक जमाने में हम लोग रमीज आजकल थल इंजीनियरिंग में काम करते हैं, तो एक जमाने में वी वर प्लानिंग टू एक्सपोर्ट कंडेंसर टू सम अदर कंट्रीज लाइक पोलैंड, यूके। तो हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी, यानी हम बनाए, जरा सुनिएगा, क्योंकि हमारे नंबर बहुत छोटे हैं, और अगर आप कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी जिग एंड फिक्चर्स की कॉस्ट बहुत बड़ी आती है। तो जो कॉस्ट बहुत बड़ी आती है तो हम मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर सकते। तो एक जमाने में आइडिया ये थल का ये आइडिया था, जहां रमीज काम करते हैं, कि हम चाइना से इंपोर्ट करेंगे कंडेंसर एंड वी विल रीचेक इन आर फैक्ट्री, उसकी लीक चेक होगा और उसकी सर थोड़ी पॉलिश वॉलिश करके एंड देन वी री एक्सपोर्ट। उस सिनेरियो में हमने ये वाला स्टडी किया था जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिसको क्या कहते हैं, शिपिंग बिल फॉर शिपमेंट एक्स बॉन्ड। एक्स बॉन्ड, ठीक है। तो शिपिंग बिल के ऊपर और भी बात करेंगे, शिपिंग बिल बनता कैसे है मैं भी आपको दिखाता हूं, वीबॉक में कैसे एंट्री होती है। इसको आम जबान में, जबान ज़द-ए-आम, इट इज नोन एज एक्सपोर्ट GD, एक्सपोर्ट्स गुड्स डिक्लेरेशन, राइट। और ठीक है, और हम कहेंगे शिपिंग बिल। एक और डॉक्यूमेंट, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट, इट इज रिक्वायर्ड इन पाकिस्तान, इज नोन एज ई फॉर्म, ठीक है, फॉर्म ई और ई फॉर्म। ई स्टैंड्स फॉर ई फॉर्म कहलाता है। ई एक होता है EI फॉर्म और एक होता है EE फॉर्म। EE इज इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट फॉर्म। These forms basically are subject to foreign exchange regulations, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि SBP का चैप्टर है, चैप्टर 12, राइट। 12 and 13, 12 is for export and 13 is for import, राइट। तो आपको बिफोर द एक्सपोर्ट यू नीड टू फिल दिस फॉर्म, ई फॉर्म, फॉर द अथराइज्ड डीलर फॉर सर्टिफिकेशन। अच्छा, अथराइज्ड डीलर कौन होता है? बैंक्स को डीलर कहा जाता है इस फॉर्म में, ई फॉर्म में, और EI फॉर्म, EI फॉर्म और इसको आम जबान में बोलते हैं EIF और EEF। आपने अपनी कंपनीज में सुना होगा, EIF भर दिया या नहीं भरा। तो EEF और EIF, राइट। एंड
हम अभी बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट की, क्योंकि अभी सामान जाने से पहले पहले सारे काम करने हैं। तो दिस इज ई एक्सपोर्ट फॉर्म एंड दिस फॉर्म इज अप्रूव्ड ऑन VBOC बाय द बैंक एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट टू द क्लाइंट। भेजने से पहले आप ये ई फॉर्म भरते हैं और ये डिक्लेयर करते हैं कि एक्सपोर्ट इज बीइंग प्रोसेस अगेंस्ट द फॉरेन एक्सचेंज, आइदर द पेमेंट हैज अराइव्ड in my country पाकिस्तान और is contracted to arrive after shipment maturity। ये EF में आपने बताते हैं कि मैं ये जो शिपमेंट कर रहा हूं इसके पैसे आ गए हैं या जी इतने टाइम के बाद आएंगे जी। अच्छा, इसका फायदा ये होता है कि अच्छा ई फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट फॉर्म, उसमें आप ये बता रहे होते हैं पैसे भिजवा दिए हैं या कब तक भिजवाएंगे। तो इसका एडवांटेज ये मिलता है कि ज्यादा आपको, जो मैंने BOP की बात की थी, तो वहां पर प्रोजेक्शन मिल जाती है कि हमारे पास इतनी मेरी जो है वो रिसीवेबल है, इतने पैसे आने हैं और इतने पैसे मुझे किसी को देने हैं, लाइबिलिटी भी पता चल जाती है। समझ रहे हैं बात आप? तो EIF कहलाता है, EEF और EIF। ठीक है, तो अगर मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, अगर मैं इसका एक फ्लो आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मुझे कुछ इस तरह की सूरत हाल लगती है। देखिए, ऐसा कुछ लगता है। तो थोड़ा सा जूम करेंगे? अब सही है? जी सर। क्या ख्याल है? जी, यहां तक बताइए, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? सारे फॉर्म आपको, अब सब चीजें समझ में आ गई है ना? क्या क्या काम आपने पोर्ट ऑफ ओरिजिन पे करने हैं, क्या काम? DO क्या है सर? डिलीवरी ऑर्डर ये होता है, ये अभी बाद में मैं आपको बताऊंगा। डिलीवरी ऑर्डर ये होता है कि जब कंसाइनमेंट पहुंच जाएगा पाकिस्तान कराची पोर्ट पे, तो आप ओरिजिनल BL लेकर साद अहमद साहब के पास जाएंगे और साद साहब आपको एक उस BL को करेंगे खत्म और सरेंडर करेंगे और उसके अगेंस्ट आपको एक पर्चा दे देंगे, जाके आप शिपिंग लाइन से अपना सामान ले लें। उसको कहते हैं DO, डिलीवरी ऑर्डर। ठीक है सर। जी साद साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं DO के ऊपर? आप लोग खुद करते हैं या अपने एजेंट से करवाते हैं? खुद इशू करते हैं सर। खुद इशू करते हैं DO खुद। अच्छा, कुछ शिपिंग लाइन जिनके के ऑफिस पाकिस्तान में नहीं है, उनके एजेंट होते हैं, वो उनके पास टर्मिनल होता है, वो वेरीफाई करते हैं BL को और फिर DO इशू कर देते हैं। सर जितने कैरियर्स हैं सबके कुछ ज्यादातर के तो ऑफिसेज अपने हैं और कुछ एजेंट है, एजेंट्स हैं। जैसे हम लोग एज एन एजेंट ऑपरेट कर रहे हैं समुद्र क्षेत्र में, तो हमें वो ऑथोराइज करती है कि जी आप लोग यू आर ऑथोराइज टू इशू डिलीवरी ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ कैरियर। अच्छा, आपके पास वो टेलिक्स रिलीज भी आता है, आप देख रहे होते हैं टर्मिनल पे, आपको नजर आ रहा होता है सारा? बिल्कुल आता है सर। टेलिक्स लाइन के पास आता है, लाइन उसके अगेंस्ट में जो है डिलीवरी ऑर्डर इशू कर देती है। ठीक है, तो जी बताइए, बिल्कुल पूछें, इसके ऊपर हम बहुत बात करेंगे। तो मैंने अभी से सरसरी सा बोला है, वी विल अप्लाई दीज डॉक्यूमेंट, ये आपके दिल में रहने चाहिए। सर ये बेनिफिशियरी एडवाइस जो है, ये शिपिंग एडवाइस ही की बात हो रही है ना? बेनिफिशियरी एडवाइस जो होती है बेसिकली शिपिंग एडवाइस टाइप की होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सर बेनिफिशियरी एडवाइस ये होता है, जरा सुनिएगा, बेनिफिशियरी एडवाइस ये होता है, बेनिफिशियरी कौन है? एक्सपोर्टर है ना, तो शिपिंग एडवाइस, एक्सपोर्टर जब शिप करता है तो पूरे कागज बनाकर भेजता है और आपसे कहता है कि ये मैंने काम कर दिया है, अब तुम्हारी जिंदगी में आसान बनवा रहा हूं। और बताइए, तो ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे, अपने पास रखेंगे। आपको मैं हर डॉक्यूमेंट की एक एक कोशिश करूंगा कि सेट भी दे दूं, चाहेंगे तो अपनी कंपनी के ये डॉक्यूमेंट्स को भी देखें। इतना, यानी जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होता है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको समझना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए।
यकीनन आपने सबने देखे होंगे, लेकिन इनकी हर एक की इंपॉर्टेंस, रोल, उसके अंदर कितनी पार्टीज, उसकी की पार्टीज कौन कौन है, वो सब आपको मालूम होना चाहिए। कहाँ गलती की गुंजाइश है, यहीं से पैसे बचेंगे आपके। ठीक है, कोई सवाल? जी जी इलेक्ट्रॉनिक, जी जी, हाँ जी जी बता इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट फॉर्म जो है, जी ये एलसी की ओपनिंग के टाइम पे जी क्यों बिल्कुल। नीड है? क्यों? क्योंकि आप जब बैंक से एलसी खोलने जाते हैं, इसका मतलब है आप, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कमिटेड है कि जब इस तारीख तक मेरे पास इतने पैसे हो, जब तो गवर्नमेंट को पता चलता है। आप नहीं सुन रहे होते कि गवर्नमेंट कह रही होती है कि भाई पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है, तो जो माल मंगाया है लोगों को पैसे कहां से दोगे? मतलब एक तरीके से कमिटमेंट चेक कर रही है कि हमारी अगर जी कमिटमेंट है तो इतनी तो की उसके है बाद ही एलसी ओपन हो रही है। जी। सही। यानी इसका मतलब है कि आपके पास, आपने कहा कि मैं सितंबर में ये पैसे दूंगा, तो आपको मालूम, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तो मालूम होना चाहिए, लाइबिलिटी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, तो आपके पास डॉलर ही नहीं है, फिर क्या होगा? सही। बात समझ में एक्सचेंज नहीं कर सकते। जी 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 सही, क्लियर हो रही है। सर ये और सर सेम हम इसी डॉक्यूमेंट इसकी प्रोसेस बायर के लिए भी होगा? जी, बायर की शिपमेंट में भी सेम डॉक्यूमेंट प्रोसेस होगा ये सारे? सारे होंगे, वहां ये पर बीएल की जगह क्या हो जाएगा? एयरवे बिल हो जाएगा। एयरवे बिल हो बिल। जाएगा। एयरवे। हाँ बस, और बाकी सब कुछ होएगा। तो ठीक है, पैटर्न हमें ऐसे ही फॉलो करना होगा। मैंने तो सीक्वेंस में लिख दिया है जरा जिंदगी आसान बनाने के लिए, कि सबसे पहले आरएफक्यू आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये आपको जिंदगी को गुलजार बनाने के लिए आसानी है ये ना। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर मजीद आगे चलते हैं और सूरत हाल को कुछ बेहतर बनाते हैं। दो तीन चीजें मैं आपसे और भी शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको कुछ बातें पता हो। एक चीज मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि हम जो है वो जब बना रहे होंगे एक्सपोर्ट की जीडी, ठीक है, एक उसका डॉक्यूमेंट में छोटा सा आपको दिखाता हूं, फिर मैं आपसे उस डॉक्यूमेंट को उसके ऊपर जो है मैं EIF और EEF के ऊपर भी, आपको पूरी पूरी किताबें मौजूद हैं, तो वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, आपको शेयर भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। तो जरा देखें कि ये देखें कि एक्सपोर्ट की जीडी कैसे बनती है इन वीबॉक, ठीक है। ठीक है, एक्सपोर्ट की जीडी, हाउ टू फाइल गुड्स डिक्लेरेशन इन वीबॉक फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है। Pakistan Customs has made it mandatory that all goods at export custom terminal this will be processed through web based one custom VBOC, ठीक है। ये आप यहाँ पर ये कस्टम, ठीक है, ये मैं भेज भी दूंगा आपको, ऐसी मैंने एग्जाम्पल डाली हुई है, देखें, ठीक है, ये आएगा यहाँ पर, देखें गुड्स डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। अब गुड्स डिक्लेरेशन पे करेंगे तो बताएगा कौन सी जीडी है, आपने कहा इससे सर ये कुछ 5 साल के अंदर डेवलप हुआ है ये जो वीबॉक है? 5 साल से तो ज्यादा हो गए बेटा, 6-7 साल तकरीबन। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये देखें, ये पूरी अब आप आ रहे हैं, देखें कंसाइनमेंट कैटेगरी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, EGM, है ना। अच्छा, IGM और EGM भी मैं आपसे आगे आके डिस्कस करूंगा कि उसका मतलब क्या होता है ना, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट एंड इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, अगर आपको पता है तो हम आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए NTN पूछ रहा है आपसे, आपका ये देखें सब, कंसाइनी नेम, कंसाइनी एड्रेस, याद है मैंने आपको बताया था सब भरना पड़ेगा। ठीक है, ये सब आपसे बात हुई थी ना, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, पोर्ट ऑफ शिपमेंट, याद आ रहा है सब बातें हमारी आपकी हुई थी। ये देखिए सब ना, सेलेक्ट पोर्ट ऑफ शिपमेंट है, ये फाइनेंशियल्स, LC का नंबर, यूरो में करेंसी, ये आपने पैकिंग, ये सब जस्ट टू ऐड ऑन, ये जो पैक्स है ये एजिलिटी का ही गिफ्ट है गवर्नमेंट को। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ये बॉक्स जो है ये पहले पैक्स के नाम से, जी जी आपको याद बिल्कुल, होगा, जी जी बिल्कुल, हाँ जी जी बिल्कुल। 2007 में हमने स्टार्ट किया था वर्ल्ड बैंक की फंडिंग के साथ, और फिर 5-7 ट्रायल पे चलाने के बाद इनके हवाले कर दिया। ग्रेट, बल्कि वो डिस्प्यूट हो गया था, केस हो गया था कोर्ट में। अच्छा, तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट में अब डिसाइड हुआ है और एजिलिटी ने फॉरगो कर दिए हैं सारे चार्जेस एंड एवरीथिंग। अच्छा चलिए, वेरी गुड। और उसके बाद आपने ये देखें, ई फॉर्म देखें, फॉर्म ई जो आता है ना,
ऐड फॉर्म ही करेंगे और इसको अप्रूव करेगा बैंक और ये जीडी बन जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल ये चीजें मैं आपको भेज भी दूंगा, आपको जरा सा समझ में और आ जाएगा, एक एक दफा देखते रहेंगे। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूं कि आपको, जाहिर है आपके पास अभी वीबॉक का एक्सेस तो नहीं है, लेकिन और ये भी नहीं है कि आपने ये सारे काम मजदूरी करनी है, बट यू मस्ट नो, कहीं पर कहीं जाएंगे तो आपका असिस्टेंट कर रहा है तो आपको, हमारे यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इशू ये है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मैनेजर हैं वो तो कुछ नहीं करते, जो नीचे के छोटू होते हैं उनको ही सब पता होता है, कंसाइनमेंट क्लियर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, जीडी कैसे बनती है, आप इसको बहुत ही डंकी वर्क समझते हैं। अच्छा, उनकी गलतियों की खमियाजा कंपनी भुगत रही होती है, वो छोटी मोटी गलतियां कर रहे होते हैं, उसकी जो चार्जेस हैं, तो ये ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा जरा आगे चलते हैं और मैं कुछ मुख्तसर सी बात आपसे और, अच्छा बीएल वगैरह का कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम अब नहीं है आपको, ठीक है ना? मैं इसकी आप कहें तो मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दिखा दूं आपको, कोई, या फिर कोई समझ गए बात? अच्छा, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन, यू नो व्हाट इज डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन? जी सर दोबारा पूछिएगा। देखें, आपने So I मुझे think बताया था, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं आप सिस्टम में, नहीं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। आपने मुझे बताया, सलमान साहब ने लास्ट टाइम कहा कि पेमेंट मेथड हमने दोबारा पढ़े, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि एक होता है एडवांस पेमेंट, एक होता है ओपन अकाउंट, एक होता है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट और एक होता है डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन, डीएडीपी जिसको मैंने आपसे कहा था। तो आपने कहा था कि हमने पढ़ लिया है डीएडीपी, ये डीएडीपी समझ गए क्या होता है या मैं थोड़ा सा बताऊं? ऐसा बता दें। अच्छा, चलते हैं, मैं जरा सा अपनी स्लाइड एक ओपन करता हूं जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सलमान साहब, आपने हमें बताया था ना डीएडीपी वगैरह आपने पढ़ लिया है? सर हमने बड़ा फास्ट कवर किया था सर। चलिए अभी हम इसको स्लो कवर करते हैं, कोई मसला नहीं है। देखें, बिल्कुल बहुत ही अभी ये फास्ट ही करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको याद रहना चाहिए। देखें, ओपन अकाउंट आपने पढ़ा, एडवांस पेमेंट पढ़ा, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, ये 4 टाइप की पेमेंट्स होती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। ठीक है, ये तो आपके इल्म में है। वन बाय वन ओपन अकाउंट आपको पता है, ओपन अकाउंट मीन्स कि पार्टी ने माल भेज दिया, पैसे बाद में देने, यही बात हुई थी आपकी, ऐसे ही था ओपन अकाउंट, ये था, ऐसा समझ लें जरा जल्दी जल्दी, ऐसे ही था। अच्छा, फॉलो करेंगे, जी सर। फॉलो दिस प्लीज, है फॉलो दिस, क्योंकि फिर मुझे आगे आज आपको कुछ और भी चीजें डिस्कस करनी है। तो देखें, ये नंबर फॉलो करेंगे, बस मैंने आपको बताया था, मैंने जिंदगी आपकी आसान बनाने की, नंबर फॉलो करेंगे। सबसे पहले गुड्स शिप होंगी, फिर डॉक्यूमेंट भेजेगा, ऐसे ही हो रहा है। जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट होगा, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, जी सर। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के बाद गुड्स भेजेगा, पैसे फिर आएंगे। डॉक्यूमेंट भेजेगा, उसके बाद पैसे मिलेंगे। इसको क्या कहते हैं? ओपन अकाउंट। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, याद रहेगा, है ना, याद रहना है आपको। अच्छा, अगला देख लेते हैं। एडवांस पेमेंट में क्या होता है? पैसे पहले, ये नंबर देखो ना, नंबर, इस नंबर को फॉलो करो, जो नंबर मैंने लिखा हुआ है, ये नंबर पहले पैसे भेजोगे, पहले पैसे देंगे, फिर शिपमेंट होगा, फिर डॉक्यूमेंट जाएंगे। सही है। इसमें एक्सपोर्टर पे ट्रस्ट करना पड़ता है, क्योंकि पैसे पहले दे दिए, भाग गया तो पैसे गए। और इसमें ट्रस्ट किस पे करना पड़ता है? इंपोर्टर पे करना पड़ता है। यहां तक तो कोई इशू नहीं, इंपोर्टर। ठीक है। अच्छा, तीसरा था, जब दोनों पे ट्रस्ट नहीं है, तो मैंने आपसे बताया था 2 चीजें आ जाती हैं, एक डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन कहलाता है और डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है एलसी, कलेक्शन का मतलब क्या है? ये डी, इसके 2 होते हैं, एक डीए कहलाता है और एक डीपी कहलाता है। डॉक्यूमेंट्री, याद है आपको? डीपी डॉक्यूमेंट्री पेमेंट, हाँ, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, आई विल पे यू आफ्टर 15 डेज, मुझे डॉक्यूमेंट दे दो, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में क्या होता है कि बैंक गारंटी लेता है, इसमें ये डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास आ जाते हैं और बैंक कहता है कि भाई पैसे दो और डॉक्यूमेंट ले लो। लेकिन बैंक ये नहीं कहता कि अगर ये पैसे नहीं देगा तो मैं तुम्हें दूंगा, ये याद रखना है।
इन दोनों में ये नहीं, फर्क ये नहीं होता है, बोलता। ठीक है। इसको जिसको आप लोग बैंक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते आपकी जबान में ना, आप कहते हैं यार हमने बैंक कॉन्ट्रैक्ट। बैंक कॉन्ट्रैक्ट किन पार्टी से किया जाता है? जिनके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुख्तसर सा मैं इसके ऊपर भी बात कर लेता हूं, डीए और डीपी। हाउ डीए डीपी वर्क्स। लेटर ऑफ क्रेडिट ऐसे ही काम करता है। 1 2 3 देखो, 1 2 3 पढ़ो, कोई इशू नहीं आ रहा है इसमें, अब सब आपको समझ में आता जा रहा है ना। यस देखो सर। और देखो और इसको मुश्किल बना दिया मैंने। अब देखो आगे स्टेप देखो, ये पूरा समझ में आ रहा है आपके इंशाअल्लाह ताला, इसमें कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछेंगे। मैंने आपसे बार बार कहा, फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इवन फॉर सप्लाई चेन, डायग्राम बनाना सीखेंगे। बस आंख बंद करे तो ये कश्ती चलती हुई नजर आनी चाहिए ना, तो ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। बाकी जबानी तो कोई, ये समझ में आया है? ये बताइए, पूरी डायग्राम समझ बिल्कुल में आ सर। गई है? जी एक एक जी चीज बिल्कुल। क्रिस्टल क्लियर है फॉर ऑल 21, राइट? 22 पीपल, यस। कोई इशू नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। अब आ गया डीएडीपी। मैंने डीएडीपी इसलिए मैं भाग गया था कि मुझे आपने कहा था हमने पढ़ लिया, लेकिन मैंने कहा मैं 1 मिनट में बताऊंगा, आगे ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने, आप देखें जरा कैसे ये हमने कर लिया। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट पे मैंने आपसे बात कर ली। अच्छा, हमने यहां जो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट हमने डिस्कस किया है, ये इज वेरी सिंपल। मैंने आपको इससे बहुत डिटेल बताई है, क्या ख्याल है? सर मैंने तो आपको जी सर। निगोशिएटिंग बैंक और पता नहीं कौन कौन सा बैंक है ना, ऐसे ही है ना, रीइंबर्सिंग बैंक, हमने सब आपको आपको जो है बैंकर जैसा आ गया है आपको, है। हमारी क्लास में जो बैंकर्स थे वो कहते हैं इतना तो हमें भी नहीं आता था, मगर हमने इसको सिंपल रखा है। मगर आपको इससे ज्यादा आता है, कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो बोल सकते हैं। नाउ दिस इज डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन। वो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट था, यहाँ कलेक्शन है। इसके दो मेथड है। पहला है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, अगेंस्ट नहीं, डॉक्यूमेंट डीपी कहलाएगा वो। यह है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। यानी डॉक्यूमेंट दे दो, मैंने वादा कर लिया कि आई विल पे यू आफ्टर 20 डेज। अब देखो जरा ये कैसे काम करता है। उससे सेलर के लिए तो क्रेडिट हुआ ना ये। हाँ, सेलर के लिए क्रेडिट हो। देखो जरा पढ़ो इसको कैसे पढ़ते हैं, देखो कितना आसान है। 1 2 3 4 5। कहीं परेशानी, कोई इशू? देखो कैसे हो रहा है। ठीक है सर। क्लियर हो गई सारी बात? इसमें क्या हो रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ एक शर्त नंबर है, ऑफ बैंक, डेज। यस, बैंक कोई गारंटी नहीं ले रहा, नहीं, बैंक कोई गारंटी ले रहा क्या, इंपोर्टर के साथ। हाँ, कि अगर इंपोर्टर नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। वो तो कहता है भाई बैंक ने कागज दिए और पैसे ले लिए। बात समझ में आ रही? जी। अच्छा, इसमें एक इशू आता है। एक इशू ये आता है कि आपने शिपमेंट करवा ली, बाद में आपने कहा मैं तो नहीं ले रहा, इंपोर्टर गायब हो गया। ये अब जब इसको पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसे सिनेरियो नजर आएंगे। इंपोर्टर गायब हो गया, अब डॉक्यूमेंट आ गए, कहां गए? कलेक्टिंग प्रेजेंटिंग बैंक। बैंक में, हाँ, कलेक्टिंग प्रेजेंटिंग बैंक बैंक में। में हाँ, अच्छा देखो, इसको वो वाला बैंक नहीं कहा है, याद है आपको? इशूइंग बैंक नहीं कह रहे हैं, क्योंकि एलसी नहीं है इसका। एलसी नहीं है, गारंटी नहीं ले रहा है कलेक्टिंग, ये। यस, गारंटी नहीं ले रहे। हम्म। बात समझ में आ रही है? अब मसला ये आ जाता है कि जब सामान यहां पहुंच गया तो इंपोर्टर गायब हो गया। अब कागज यहां मौजूद है, इस केस में आमतौर पर, जरा सुनिएगा, इस केस में जब जब डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन होता है ना, उसमें कंसाइनी किसको होना चाहिए? बैंक को सर। नहीं, इंपोर्टर को होना चाहिए ना। इंपोर्टर होगा। इंपोर्टर होगा तो नहीं, बीएल पे कंसाइनी इंपोर्टर को लिख दोगे
तो फिर तो इंपोर्ट नोटिफाई पार्टी तो फिर इंपोर्टर हो गया, वो ऑन द ऑर्डर ऑफ द इंपोर्टर हो गया, और इंपोर्टर भाग गया तो फिर सिस्टम में चला जाएगा, ऑप्शन में डाल दें। किसको होना चाहिए? कंसाइनर अपने आप को ही कंसाइनी भी रखता है, खुद ही बेनिफिशियरी बन जाएगा सर। बेनिफिशियरी तो वो था ही, वो अपने ये कहता है कि वो ऑन द ऑर्डर ऑफ एक्सपोर्टर, जो एक्सपोर्टर जिसको कहे उसको कह दो। फर्ज करो ये इंपोर्टर भाग गया, कोई मसला नहीं है, बीएल यहां मौजूद है, ये कहेगा फैसल जलाल को दे दो। वो कौन कहेगा? जिसके पास ऑन द ऑर्डर है, और ऑन द ऑर्डर मैंने अगर बैंक को कर दिया तो बैंक क्या, एक्सपोर्टर के तो हाथ पैर कट गए, क्योंकि एक्सपोर्टर तो मुझे पैसे नहीं दे रहा, एक्सपोर्टर वो सॉरी बैंक तो मुझे पैसे नहीं दे रहा। बैंक तो कहता है भाई जो मुझे पैसे देगा, मैं तो कागज रखूंगा अपने पास, और जो मुझे पैसे देगा उसको कागज दे दूंगा। अब कागज में जो बीएल है उस पर आपने इंपोर्टर का नाम लिखवा दिया एज ए कंसाइनी ऑन द ऑर्डर ऑफ, तो बीएल तो मसला हो जाएगा। बात नहीं समझ में आई? सही नहीं है, सारे लोग समझ गए? सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब कंसाइनी जो है वो अपने आप को अगर रखवा देगा तो फिर कैसे वो लेगा सर, इंपोर्टर कैसे लेगा सर? सरेंडर कर देगा भाई। साथ भाई कैसे लेगा बताइए? बैंक भी तो सरेंडर करता है, बैंक भी तो इंडोर्स करता है इन ऑन द ऑर्डर ऑफ। सर अगर कंसाइनी, अगर शिपर और कंसाइनी बेनिफिशियरी है, हाँ तो वो ओनर है जिसके पास ओरिजिनल है जी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसके पास है, वो ओनर ऑफ द कार्गो है। हाँ। वो अगर उसका जो एक्चुअल कंसाइनी जिसको उसने किया हुआ है तो इंडोर्स कर देगा, उसको रिलीज कर देगा। अगर वो उसके पास नहीं करता तो वो उसके पास राइट है कि वो किसी को भी XYZ को वो कंसाइनी बना के उससे पेमेंट लेके उसको कर दे। इसलिए जी एक्सपोर्टर के अपने वो ऑन द ऑर्डर वो अपने हाथ में रखता है, समझ रहे हैं? मत बात समझ में आ गई है सबके? ये एक की है सर। इससे अमाउंट बढ़ता होगा? क्यों बेटा अमाउंट बढ़ेगा? क्योंकि सर बैंक के पास आके अब ये डॉक्यूमेंट आए हाँ इसमें लेकिन एलसी से सस्ता होता है, एलसी। हाँ अच्छा देखो, अच्छा इसमें एलसी से सस्ता होता है, क्योंकि एलसी में तो बैंक गारंटी ले रहा है एंड देयर इज नो फ्री लंच। यहाँ पर बैंक सिर्फ कस्टोडियन है, जो मुझे पैसे दे उसको दे दूंगा। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर ऐसा होता है, इट्स वेरी कॉमन, इस केस को पढ़ेंगे तो ऐसा होता है कि इंपोर्टर भाग गया तो एक्सपोर्टर क्या करता है, लोकल पार्टी ढूंढता है उस कंट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि बाय return to the origin countries is cost a lot। अच्छा फैसल साहब, इस तरह की सिचुएशन में ना थोड़ी सी मैं आपको एक एग्जांपल थोड़ा सा मैं यहाँ दे दूं। हम अभी एप्पल के साथ यहाँ पाकिस्तान में आ रहे हैं, एप्पल पाकिस्तान में आ रहा है उसके अपने वो एक्सक्लूसिव मर्केंटाइल के थ्रू, जो साउथ एशिया में जिसके पास राइट्स हैं। तो उन्होंने 2 शिपमेंट जिस तरह से कंसाइन की थी डायरेक्टली, एक तो एमएनपी को और सेकेंडली एयर लिंक को, जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनके। तो उनको सेम इस तरह के इशू बने। तो अब हुआ, उन्होंने चेंज स्ट्रेटजी ये की है कि अब एजिलिटी उसके बीच में आ गई है और एजिलिटी को उनकी सारी शिपमेंट कंसाइन होंगी। ठीक है, और आप मार्केट में बेच देंगे अगर कोई और नहीं लेगा। हम होंगे तो हाँ नहीं, हम नहीं, थोड़ी गुजारिश सुनिएगा जी। अच्छा, अब उसमें हो ये रहा है कि सिंस हम उनकी मेजर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, तो हम उनके इंपोर्टर ऑन रिकॉर्ड बन गए। ठीक है, और एलसी को अवॉइड करने के लिए सिंस उसमें एजिलिटी की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, यही जो आप एग्जांपल दे रहे थे, तो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंसानी का जो भी यहाँ बैंक होगा, जो भी नेगोशिएटिंग बैंक होगा, उसको पैसे फिजिकल देने की बजाय वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी प्रेजेंट होगी। ठीक है, और उसके ऊपर जो गुड्स हैं वो जिल्टी को रिलीज हो जाएंगे, या जो डॉक्यूमेंट्स हैं सॉरी वो जिल्टी को रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, हम अपने पास रखेंगे। ये वही वाली बात कि अब हम उसके एप्पल के ब्याह पे पाकिस्तान में उसके कस्टोडियन बन गए। अब वो हमें ये कहेगा जी कि आप एमएनपी को ये 300 सेट दे दें, तो पैसे ले लो, 400 सेट दे दें, और एडवांस के अगेंस्ट आप ये इन्वेंटरी रिलीज कर दें हमारे ब्याह पे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो दोनों डीएडीपी दोनों चलेगा जी, दोनों चलेंगे। सर उसमें इशू ये हो रहा था कि उसमें जो इनवाइस इशू होनी थी एमएनपी को या इनके जितने भी मेजर डिस्ट्रीब्यूटर्स वो क्योंकि वो जी वो एजिलिटी करेगा या वो करेगा क्या कहते हैं मर्केंटाइल। असल में आप करेंगे तो एक इशू आएगा ना, इशू आएगा सेल्स टैक्स। हाँ रिकवर करूंगा एग्जैक्टली, सेल्स टैक्स का भी तो मसला आ जाएगा ना। तो वो अभी हम कर रहे हैं, हमने कुछ कंसल्टेंट्स हायर किए हुए हैं और वो उस एरिया को अब हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, टैक्स वाले के उन सारे एरियाज को।
क्योंकि वो पेमेंट हमने रिमिट भी करनी है उनको। हाँ बिल्कुल, तो इसका उनका एक जो तरीका है। कॉन्ट्रैक्ट है एप्पल के साथ वो कोई और कर नहीं सकता। सर किसी और को बीच में डाल के एज एन इम्पोर्टर शो करके एजिलिटी ये काम नहीं कर सकती? नहीं अपने जो पैसे जो भी जो रिकवर कर ले। नहीं, जो बीच में आएगा वो तो पैसे लेगा ना, फ्री तो कोई भी नहीं करेगा ना। एजिलिटी तो हाँ सिर्फ सर, एक तरह का बीच लोकल। में गारंटर टाइप का है। एजिलिटी एप्पल और इनके इंपोर्टर के दरमियान एक तरह का ब्रिज है, जो ये उनके जी एप्पल के बेनिफिट्स का ख्याल रख रहा है, बस। एग्जैक्टली। ऐसा ही है ना नईम साहब? क्योंकि जी की वहीं पे ट्रस्ट का एलिमेंट आ गया ना, क्योंकि पैसा भी पीछे वापस जाना है तो वो इशू बन रहा है उनका, तो इसलिए वो एजिलिटी को बीच में ले आए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक मार्जिन मिलेगा सेट है ना, क्योंकि आप स्टोर करेंगे, उसकी भी कॉस्ट, उसकी कॉस्ट में आपको मिलेगा सर्विस चार्जेस के अगेंस्ट। जैसे बात है, हमें मैनेजमेंट फी मिलेगी, हमारी वेयरहाउसिंग यूज होगी, बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन होगी, तो हमें उसका बेनिफिट, हमारा हाँ। सेपरेट बिजनेस। और इसी में एक और, इसमें एक और होता है, उसको बोलते हैं डीपी। डीपी में क्या होता है, डीए में क्या था कि पैसे बाद में, डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो, पैसे 30 दिन बाद दे दूंगा। और डीए में क्या होता है, डीपी में क्या होता है, पढ़े जरा। पैसे आएंगे तो चीज। हाँ, वो पैसे लेता है, जो पैसे देगा उसको डॉक्यूमेंट दे देगा। बस ये ख्याल अच्छा, ही ये इसमें। चीज हम सैमसंग में कर रहे हैं। अच्छा, ये कर रहे हैं, वेरी गुड। आप जो कह रहे हैं कि बाद में सैमसंग में, लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास आ जाती है और हम 30 डेज के बाद पेमेंट करते हैं। 30 डेज के बाद वो डीपी का डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस है, कि आप एक्सेप्ट करके और माल ले लेते हैं ना। और यहाँ पर क्या है कि आप माल, उसको माल मिलेगा जो पैसे देगा। मैंने आपसे कहा कि इसमें आमतौर पर जब इन चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे तो कहीं कहीं आपको ऐसे लोग नजर आएंगे जो ये कहेंगे कि भाग गया इंपोर्टर। तो फिर एक्सपोर्टर जो है ना, वो नईम साहब से रब्ता करेगा, यार ये मेरे पास 1000 पीस पड़े हैं, तुम बिकवा सकते हो। ऐसा भी मार्केट में कुछ लोगों का बिजनेस ही ये होता है, वो ढूंढ रहे होते हैं किसका इंपोर्टर भाग गया है। सर इसी चीज में मैं बोल रही हूँ कि लोकल इंपोर्टर को लेकर के एजिलिटी दे नहीं सकता, मतलब वो ये अपनी वेयर हाउसिंग से चीजें निकाले और पैसा रिकवर करके उनको आईफोन वालों को दे दे। यही तो कर रहे हैं, यही मतलब तो इस चीज में हेल्प करेंगे ना सर ये लोग। यही तो करेंगे। भागने से कोई लॉस नहीं होगा इनको, मतलब ये सेफ मार्केट में रहेंगे। जी एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये अब आपको डीएडीपी का कॉन्सेप्ट बन गया, थोड़ा सा हल्का सा बन गया है सर। इसके अंदर जो सर पॉइंट नंबर 6 और 7 है, और जो डीए के अंदर पॉइंट 6, 7 और 8 था सर, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि वो तो आपने बताया कि पहले वहाँ पे एक्सेप्टेंस होती है, पर आपने कहा कि अगर इम्पोर्टर वहाँ पे भाग जाता है तो बैंक, क्योंकि उसमें नहीं एक्सेप्टेंस नहीं, एक्सेप्टेंस ना, मैंने कहा इंपोर्टर तो यहां भाग जाए, एक्सेप्टेंस के बाद नहीं इंपोर्टर भाग सकता, क्योंकि एक्सेप्टेंस में तो बैंक ने उस इंपोर्टर का एक चेक, पोस्ट डेटेड चेक लेके रख लिया है कि 15 दिन बाद पैसे ले लूंगा तुमसे। ठीक है। यहां भागने का सीन ये होता है कि आपने वहां से माल भेजा, बैंक में डॉक्यूमेंट भेजे, इंपोर्टर शॉर्ट हो गया, एक्सेप्टेंस ही नहीं है। नहीं आया ही नहीं, वो लेने ही नहीं आया ना, फिजिकली वो आया ही नहीं ना, मतलब आया ही नहीं, उसने कहा नहीं मुझे नहीं, कुछ भी नहीं, गायब हो गया, गायब है बिल्कुल जी। इसके अंदर डीपी के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, डायरेक्ट बैंक जो है वो इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट देगा और वो पेमेंट करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखिए आप ये बेटा इसको देखो ना, ये नंबर देखा करो, ये नंबर देखो, मैंने देखो, ये देखो, जिंदगी देखो, गुलजार है, पैसे दो, कागज ले लो। सर वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि जो पहले वाला डीए था और डीपी था, दोनों में ही अगर इम्पोर्टर नहीं आता तो वो जो आपका एक्सपोर्टर है वो किसी को भी दे सकता है, किसी को भी देगा वो ले लेगा, पैसे देगा, दोनों सेम ही होगा एक तरह से। नहीं, कैसी बात कर रही हैं, इसमें इसको इसे आप लोग ये नंबर नहीं देख रहे हैं, नंबर देखे ना, इसमें क्या हो रहा है, वो इंपोर्टर ने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे कागज दे दो, मैं तुम्हें पैसे 90 दिन बाद दे दूंगा। ये देखो तो सही है, एक्सेप्टेंस, यूजेंस बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक दे देता है, पोस्ट डेटेड चेक, जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है, मैं उस बैंक उसको कागज दे देता है। पेमेंट इसमें बाद में पेमेंट, ये लिखो ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पेमेंट ऑन मैच्योरिटी, जब डेट आती है उस दिन पेमेंट हो जाती है। नहीं आई समझ में बेनिश? और इसको आगे पढ़े, आ गई का तो मतलब आज तो बिल्कुल आखिरी में तुमने कहा आ गई हुई है, आई बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, इसका मतलब इस करंट डेट पे नहीं होता, मतलब वो एक तो डीए पे ले रहा है, ऊपर से फिर वो पीडीसी पे दे रहा है, मतलब वो और टाइम ले रहा है उसके ऊपर।
डीए का मतलब, ये एक्सेप्टेंस का मतलब है कि मैंने वादा कर लिया है मैं तुम्हें 15 दिन बाद पैसे दे दूंगा, और डीपी का मतलब है इधर पैसे दो माल ले लो। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो हमारे पास ये डीए डीपी का कॉन्सेप्ट भी आपके जहन में आ गया है। तो मैंने ये सारे फैक्टर्स को बनाते हुए ना, मैंने इस तरह से एक कहा कि हम ये चार्ट अगर बना लें और मैं पूछूं कि कौन से रिलेशनशिप पे क्या करना चाहिए, तो ये देखें एक चार्ट है जो आपके जहन में हर वक्त रहना चाहिए, किसके साथ कैसे बात करनी है। ये कुंदन आ रहा है इस वक्त, आके क्या करेगा कुंदन? उठे होंगे अभी सो के। सर ये चेक करने आ रहा है कि आप सही से पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सारी क्लासों में आता है सर। Do you अटेंडेंस लगाने आ रहा है। do you think he can check? जी जी, I will not allow him to enter at this time, right? Yes sir, not allowed. मेरा अपना Yes, sir, तरीकाकार है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। मेरा अपना तरीकाकार है। He should come on बाकी time. टीचर्स बेचारे कर्टिसी में इसको एंटर कर देते थे, बट यू हैव योर ओन स्टाइल सर। नहीं, मैं तो नहीं अलाउ करूंगा भाई। इस वक्त आके क्या करेगा, मेरी शक्ल देखने आता है तो फेसबुक पे ढूंढ ले मेरे को, है तो जरा देखिए कस्टमर रिलेशनशिप पे ओपन अकाउंट में आपने कैसे एस्टेब्लिश रिलेशनशिप होएगा, तो आपने ओपन अकाउंट पे जाना चाहिए। ये चार्ट समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नहीं सर, काफी क्लियर है ना, क्लियर है, वेरी गुड। देखो अगर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड हो ना, जब भी डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन भी करनी चाहिए, नहीं तो पार्टी भाग गई तो मसला हो जाएगा, ऐसे ही है। और अगर नया रिलेशनशिप हो तो हमेशा क्या करो, एलसी, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। हाँ, और एडवांस पेमेंट तो जिंदगी में नहीं करना है, ठीक है, बात समझ में आ रही? जी सर। तो ये चार्ट आप अपने पास रखेंगे, आपके साथ ये आपके साथ जाएगा, जहां जहां आप इसको पढ़ेंगे हमारी याद आएगी। तो जरा सा जी जी जी, आपका कोई सवाल है जी इस पे? है आगे चलूं? सर इसी पर है जी। कंपैटिटर ऑफर टर्म्स क्या मतलब है सर आपका? कहां पर? कंपैटिटर्स ऑफर टर्म्स 1 2 3 4 6 नंबर। कंपेटिटर्स ऑफर टर्म का, कंपेटिटर क्या चीजें एंजॉय कर रहा है, जो मेरा कंपेटिटर है वो क्या चीज, यानी दूसरा बंदा क्या मुझे ऑफर दे रहा है, उसका कंपेटिटर जिसके साथ मैं काम करने जा रहा हूं, उसका कंपेटिटर क्या ऑफर देता है, क्या उसके ओपन अकाउंट पे कर रहा है, ऑफर देता है? सर कंपैटिटर तो फिर सर एडवांस पेमेंट में भी, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट दोनों में भी, उसमें भी आ सकता है नहीं? आएगा तो कर लेंगे, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। वहाँ पे आपने नो लिखा है ना। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ एडवांस पेमेंट मैं नहीं उसके साथ करना चाहता ना, क्योंकि वो जिससे मैं ले रहा हूं, जरा सुनिएगा, मसला ये आ रहा है कि जो मेरा कंपेटिटर है, मैं अभी उस पर ट्रस्ट तो नहीं कर सकता हूं। मैं तो कहूंगा कि भाई अभी तुम मुझे ओपन अकाउंट पे भेज दो, फिर देखते हैं, माल भेज दो। सर जो ये रिस्क ऑफ प्राइस चेंजेस है, हाँ इसमें सर जो क्या नाम है करेंसी रेट फ्लक्चुएशन जी, तो इसलिए अब जरा सुनिएगा, आपने किसी को, आपने एक ऐसी आपका मुल्क है जहां पर हाईली अनस्टेबल करेंसी है, आज 170 रुपए का डॉलर है। फर्ज करें कि आपने, जरा सुनिएगा, आपने एक पार्टी से कहा कि मुझे माल भेज दो, आई विल पे यू आफ्टर 30 डेज। अच्छा, डॉलर में तय हुआ है। अगर फर्ज करें मैंने वो सामान $2000 का था, तो मैंने जिस वक्त मेरे पास आया था उस वक्त वो पैसे थे 3 लाख रुपए, और जब आज मैं पार्टी को पैसे देने जा रहा हूं 30 दिन बाद, तो वो हो गए 3,40,000। सर तो मुझे ख्याल रखना चाहिए कि अगर मेरी प्राइस चेंजेस के बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा है, तो मैं एडवांस पेमेंट में पैसे देके जान छुड़ा लूं। क्यों? क्योंकि अगर बाद में दूंगा तो कमाया कुछ भी नहीं सकूंगा। सर आपने तो ये बात पहले ही बताई थी ना, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम स्टार्ट जिस दिन के अंदर हम कर रहे होते हैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, उस दिन का हम अमाउंट मेंशन करते हैं, रेट एक्सचेंज होते हैं। फिर अब जैसे जैसे डॉक्यूमेंट मूव करेगा, हाँ नहीं, जैसे जैसे डॉक्यूमेंट मूव करता रहेगा उस तारीख का, क्योंकि क्लियरेंस जिस दिन कराओगे उस दिन का रेट अट्रैक्ट करेगा। सर एक और सवाल जी सर, ये नीड टू कंट्रोल कैश फ्लो से क्या मतलब है सर? नीड टू कंट्रोल कैश फ्लो, अपने कैश फ्लो को कंट्रोल करना चाहती हो तो क्या करोगी?
डेफर पेमेंट, हाँ डेफर पेमेंट के क्या करेंगे कि अगर मैं बेसिकली तो मैं कोशिश करूंगा कि मुझे बाद में पैसे देने पड़े ना सर। तो डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन के अंदर जो डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस वाला है हाँ उसमें हाँ बाद में भी करवा सकते हैं और पहले भी करवा सकते हैं, डीए डीपी दोनों हो सकता है। उसमें भी तो फिर यस हाँ होगा ना, नीड टू नहीं देखो डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन जो है ना वो आमतौर पर जो इशू आता है ना सबसे बड़ा वो प्रॉब्लम ये आता है कि मैं पार्टी किसके साथ करूंगा, एस्टेब्लिश्ड है या नहीं है। रिलेशनशिप पाकिस्तान के सर जैसे पाकिस्तान की अभी आजकल सिचुएशन है, इसमें डेफर पेमेंट ज्यादा प्रेफरेबल है या आपको डेफर पेमेंट आपको देखें, ये देखो मसला ये कि डेफर पेमेंट कोई आपको देगा नहीं देगा, कोई क्यों देगा सर नहीं मेरे लिए तो देखें दो जरा सुनते हैं। एक चीज होती है नीड और एक होता है वांट। मुझे नहीं पता जब आपने नेगोशिएशन पढ़ी तो अदनान साहब ने आपको बताया एक होती है नीड और एक होती है वांट। यस सर बताया था। नीड वो होती है जो मस्ट बी होती है और वांट होता है वुड लाइक, और इन बिटवीन कॉन्टिन्यूम होता है, इसके दरमियान में कहीं टारगेट होता है। जी उन्होंने बताया होगा, उन्होंने कहा होगा कि जब कोई चीज खरीदने जाते हो तो तुम्हारी कहते हो कि यार काश ये मिल जाए 10 रुपए में, और अगर 11 तक में भी मिलेगी तो खरीद लूंगा, उससे आगे नहीं खरीदूंगा, ऐसे ही सोचते हो। तो तुम्हारी वांट जो है वो ये होती है वुड लाइक, और ये मस्ट भी, इससे ज्यादा नीचे इससे ज्यादा ऊपर मैं नहीं लूंगा, और इन बिटवीन तुम्हारा टारगेट मूव कर रहा होता है जिसको बार्गेनिंग जोन ऐसे ही कहते हैं ना, इसके दरमियान कहीं टारगेट यहाँ होता है 10.7। फिर उन्होंने एक और टर्म बताई होगी जिसको उन्होंने जोपा कहा होगा ना, जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट। यस है ना। तो ये सारी बातें हैं, हर चीज तो तुम्हारी कंडीशन में नहीं जाएगी ना, बेस्ट मुमकिन नहीं है। ठीक। तो अब ये आपने देखो, इसीलिए नेगोशिएशन जो है ना जब वो पढ़ाया जाता है तो खाली प्राइस पे नेगोशिएशन नहीं होती, सारी चीजें नेगोशिएशन अब आप कर लें, लीड टाइम पे कर लीजिए, या लीड टाइम 16 की जगह 14 कर लो। तो लीड टाइम आपके लीड टाइम वांट क्या होती है। आप जब जरा सुनना, जब गौर ने कहा मुझे सूट सिलवाना है, वांट क्या है, आज मिल जाए। नीड क्या है कि कौन मिल जाए, और भाई की शादी है 17 तारीख को, तो 16 तक मिल जाए, एक हफ्ता पहले मिल जाए, एक हफ्ता पहले मिल जाए। अब इस दौरान यानी इसके बाद मिलेगा तो बेटा यूजफुल यूजलेस है ना, यूजलेस। तो ये तुम्हारा ये नीड है, मस्ट बी, और ये वांट है, और ये तुम्हारा बीच में टारगेट कहीं ना कहीं ऐसे मूव कर रहे होते हो। सर ये पूरा चार्ट रिलेशनशिप बेस्ड होगा ना सर, जितना अच्छा उसका प्रोफाइल है या कंट्री का प्रोफाइल है उन बेसिस के ऊपर हम ये सारी टर्म्स अप्लाई करेंगे। जी यही तो। अच्छा अब आपने कहा लीड टाइम भी आप ऐसे कर सकते हैं, 2 दिन में मिल जाए, ज्यादा 14 में मिल जाए, इन दौरान होगा। तो हर चीज पे ये निगोशिएशन खाली प्राइस पर नहीं होती, यहाँ पर भी आप कर रहे होंगे। आ रही है बात समझ में? तो जरा सा देखते हैं। अच्छा बीएल के ऊपर मैं बहुत सारी बातें कर चुका हूँ, मेरा ख्याल है मुझे बीएल आपके साथ बस तेज दिखाता हूँ, जरा जल्दी है ना। ठीक है, ये मैंने सब कुछ बताया है, नॉन निगोशिएबल, ओरिजिनल, देखो ये भी मैंने आपको बोला हुआ है बीएल क्या होता है। देखो सर वो काइंडली अरशद को रिकनेक्ट कर दें सर, वो मोबाइल डेटा से कनेक्ट हो रहा है दोबारा, नजर नहीं आ रहे मुझे। ये ओप्पो वही हो रहे हैं, चले अपना नाम रखेंगे मोबाइल का नाम, ठीक है। अच्छा अब मैंने आपको बता दिया है बीएल का फंक्शन क्या होता है, ये भी आपसे मेरा आपका डिस्कस हुआ है। फास्ट ट्रैक पे करते हैं, मैंने बोला बहुत ज्यादा है तो मैं चाह रहा था कि प्रेजेंटेशन आपको ये वाली भेज दूंगा, आपको याद रहेगा, ठीक है। रिसीट ऑफ गुड है, ये देखिए कंटेनर ऑफ गुड्स लिखा हुआ आ रहा है, देखो ये साथ साथ मैं क्लिक भी करता जा रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरियज है, ठीक है। पोर्ट ऑफ लोडिंग है, टाइटल है, याद है हमारी सारी बात हुई थी कि फंक्शन ये होते हैं सर। यस सर ठीक है। पार्टीज कौन कौन होती हैं आपसे डिस्कस होता है, कैरियर, शिपर, कंसाइनी, नोटिफाई पार्टी, नेम एजेंट, मास्टर, ठीक है। ये सब कुछ बात हुई है आपसे, देखो सब लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। मैं जबानी बोल रहा था लेकिन मैंने कहा क्योंकि गौहर कह रही थी कि मैं लिख रही हूं तो मैंने कहा ये मिलेगा तुम्हें, बाकी अब पढ़ा वो तो जो मैंने बोला है वो तो आपके दिमाग में रहने चाहिए। जी सर, ठीक है। कंसाइनी अब कौन कौन सा, टू द ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ इंपोर्टर। अगर शिपर, मैंने कहा ना शिपर अपने आप को भी ऑर्डर कर लेते,
आ रही है बात समझ में? जी सर। क्यों? क्योंकि अगर वो मसला होगा तो अपने पास रख लेगा। बात समझ में आ रही है? टाइप ऑफ वीएल मैंने आपको बताए थे, बिल ऑफ लेडिंग, पोर्ट टू पोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट नॉन नेगोशिएबल, सीवे बिल, चार्टर, मोड, यूसीपी 500 से 600 में। 500 में एक आ जाता था मरीन बीएल, अब इसको सिर्फ बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं आर्टिकल 21 में। पहले जो था ना यूसीपी 500 में, इसको कहते थे मरीन बीएल और ओशन बीएल, ठीक है। राइट सर। मल्टी मॉडल भी आपसे सारी बातें डिस्कस हुई थी, ये आपको दिखा भी दिया था मैंने, है ना, जो जिस पे आपने हारून ने कहा था आपने एबीसीडी नाम रख दिया, इसको कुछ और रख दिया। चले तो जरा सा आगे चलते हैं और मैं आपसे अभी एक नए टॉपिक, अभी हमारे पास टाइम कितना है, थोड़ा सा टाइम है, तो हम जरा एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं और हम चलते हैं जनाब। जी 5:30 हो गए सर। अभी तो 5:30। जी जी बताइए सर। जो आपकी लास्ट 2 क्लासेस थी ना सर, जी, उसकी प्लीज अपलोड कर दें, क्योंकि वो हमसे ना थोड़ा सा मिस हो गया था, मुझसे स्पेशली, तो मैं रिकॉल करना चाह रही थी, तो मैं आज भी कैचअप कर रही थी चीजों को लेकर, तो ठीक मैं है, चीजें ना कर लूंगी, रिकॉल कर लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे। अच्छा, हम जो नेक्स्ट अब हमने किया कि हमें जरा सुनते हैं, रिकॉल करते हैं 2 मिनट और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो बात ये हुई कि हमें ये पता चल गया कि ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होगी, हमें एचएस कोड पता चल गया, हमें कंट्री के वो पता चल गए कि ट्रेड बैरियर्स पता चल गए, हमें फाइनेंशियल्स पता चल गए, हमें डॉक्यूमेंट्स पता चल गए। इसका मतलब अब हम इंपोर्ट करने की पोजीशन में हैं। तो इंपोर्ट करने का पहला स्टेप क्या होना चाहिए? कंपनी होनी चाहिए, ऐसा ही है जी। तो है ना, तो हमने वो पॉलिसी मैटर्स तो बहुत सारी बातें समझ ली ना, कि हमें बीओपी का भी अभी साइंस पता चल गई है, याद आ रहा है कुछ है? हमें फाइनेंशियल्स भी थोड़ा बहुत पता चल गया है, हमें डॉक्यूमेंट्स जो थे बीएल, ये वो शिपिंग लाइन, ये सारी बातें पता चल गई हैं, हमारे दिमाग में है हमारी सब ना। अब हमें ट्रेड बैरियर्स पे काफी सारी बातें पता चल गई हैं। अब ऐसा करते हैं कि हम ये वो चीजें हैं that we will use these things, apply these things to import one container and export one container, ठीक है। तो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान में। तो पहला काम ये कि हमें अपनी बिजनेस रजिस्टर कराना है सबसे पहले ना जी। जब बिजनेस रजिस्टर कराना है तो मुझे ये सोचना शुरू करना है कि बिजनेस कैसा हो, कौन कौन से, अभी मिस मेहरीन ने आपको 3 टाइप्स पढ़ाई है ना कॉन्ट्रैक्ट्स में, कौन कौन सी पढ़ाई जी? उन्होंने बताया पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेड कंपनीज, बताइए उन्होंने ये बातें जी, है ना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप, यही बातें बताई हैं उन्होंने ना आपको। और उन्होंने एक एसएमसी भी बताई है, सिंगल मेंबर कंपनी, बताइए आप जवाब नहीं आ रही। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में सिर्फ पार्टनरशिप और सोल डिस्कस किया था, बाकी हमने ये सब अपना फाइनेंस में पढ़ा था। वो उन्होंने क्या नाम है, रहीम भाई ने बताया आपको, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर उन्होंने बताया। ठीक है, चले पढ़ा हुआ है। तो हमने कहा कि हमारे बिजनेस की टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। हमें लगता है या तो हम प्रोप्राइटरशिप पे काम करें, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, या फिर हम पार्टनरशिप, 2 लोग मिलकर काम करें, या फिर हम लाइबिलिटी कंपनी बनाएं, लाइबिलिटी लिमिटेड कंपनी, अदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी और सिंगल मैनेजमेंट, सिंगल मेंबर कंपनी, ठीक है। तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराते हैं। बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आजकल बहुत सबसे आसान है, उसको कहा जाता है वॉस, वर्चुअल वन स्टॉप शॉप, जहां पर एवरीथिंग इज कंसोलिडेटेड। वन स्टॉप शॉप पे एफवीआर, एससीसीपी, यूओबीआई सब एक जगह आ गए। इसका लिंक नीचे नजर आ रहा है, voss.gov.pk/voss, यहां चले जाइएगा और कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना शुरू करेंगे। वन स्टॉप शॉप जब क्लिक करेंगे यहां आ जाएंगे,
ठीक है. नो, फर्स्ट यू नीड टू रजिस्टर, राइट. स्टेप 1, कंपनी इनकॉर्पोरेशन. कंपनी इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं. अच्छा, अगर आप प्रोप्राइटर बनने चाहते हैं तो यहां कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. एक ही काम है खाली, एनटीएन में अपनी प्रोप्राइटर कंपनी को ऐड करवा लीजिए. ऐसे ही होता है. उसको ऐड करवाने का बहुत आसान तरीका है. आपने एक बैंक सबसे पहले तो आपने कंपनी का नाम डिसाइड करना है. रखना क्या है कंपनी का नाम? एक कंपनी का छोटा सा लोगो बनाना है, एक लेटर हेड बनाना है, और किसी भी बैंक में जाकर आपने अकाउंट खोलना है और उससे ये कहना है कि ये अकाउंट इस कंडीशन पे खोल रहा हूं कि मुझे इसका एनटीएन मैं आपको 10 दिन बाद जमा करा दूंगा. आप मुझे एक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट दे दीजिए कि मैं ये अकाउंट बना रहा हूं, और वो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, जिस जगह आप अपनी कंपनी बना रहे हैं उसका बिजली का बिल, गैस का बिल, टेलीफोन का एक कोई बिल, और अगर कोई रेंट की जगह है तो उसका रेंट एग्रीमेंट लगा के फाइल करिए एससीसी उसकी एफबीआर की वेबसाइट पर. 2 दिन बाद आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई. आपके जो क्या कहते हैं, आपका जो एनटीएन होगा उसमें ये नाम लिखा हुआ आ जाएगा इस तरह का. देखें जरा, ऐसे नाम लिखा हुआ आ जाएगा. यानी आपका अपना नाम होगा और बिजनेस में आपका यहाँ नाम लिखा हुआ आ रहा होगा. बात समझ में आ रही है जी? ठीक है. तो जी ये सर, तो हम सारे वेंडर्स का चेक करते हैं. ये चेक करते हैं. ठीक है. तो अब आपने ये चेक करना है कि आपने सबसे पहले करना है कि आपने प्रोप्राइटर कंपनी बनानी है, तो बहुत ही जिंदगी आसान है. और अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड का, अच्छा, पार्टनरशिप कंपनी बनानी है तो फिर भी इसका आसान हल है. पार्टनरशिप डीड किसी भी बाहर हॉकर से, किसी ये जो हसन स्क्वायर पे बैठे हैं बाहर, वहां से पार्टनरशिप डीड लेके और साइन कर लेंगे और बैंक अकाउंट खोलेंगे और फिर रजिस्टर करा लेंगे. अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाना चाहते हैं तो फिर हमें कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी होगी. कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का पहला स्टेप यह है कि आपने सबसे पहले यहाँ पर अपना CNIC डालेंगे और लॉगिन करेंगे. ठीक है. साइन अप करेंगे. अच्छा, साइन अप करने से पहले नेम रिजर्व कर लें. आपकी कंपनी का नाम क्या होगा? ऐसा तो नहीं कोई नाम. ये SECP की वेबसाइट पर मौजूद है. SECP.gov.pk प्रोहिबिटेड लिस्ट भी है, और नेम सर्च का एक कॉलम है, वहां नेम सर्च करें आप आ जाता है. नेम आप रिजर्व करवा लीजिए. 400 रुपए या 500 रुपए फीस है, और 3 महीने तक वो नाम आपके नाम रिजर्व रहता है. ठीक है. 3 महीने, अच्छा 6 महीने, हाँ 3 महीने रहता है रिजर्व. ठीक है. नेम सर्च करवा के और नेम रिजर्व करवा लीजिए. उसके बाद आपने जब आप वहां ऑनलाइन कर लेंगे तो आपके पास आएगा आपने कंपनी कौन सी काइंड की बनानी है. आपने कहा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. आप पेमेंट कैसे करेंगे? उसकी जो फीस होगी, आपने कहा ओमनी की दुकान से करूंगा, क्रेडिट कार्ड से करूंगा, बैंक की ब्रांच सेलेक्ट कर लूंगा. बैंक की ब्रांच सेलेक्ट करूंगा. एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, कौन उसके डायरेक्टर कौन होंगे, उनका ईमेल एड्रेस, इंफॉर्मेशन सारी डाल देंगे. ये डिक्लेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कंपनी की इंफॉर्मेशन डालेंगे. रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा होगा, कंप्लीट एड्रेस, पोस्टल, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस, विटनेस. तो आजकल विटनेस भी निफ्ट के थ्रू होती है. ठीक है. ऑनलाइन निफ्ट, डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई. डिजिटल सिग्नेचर कैसे होगा? अगर आपने कहा कि गौहर को मैं विटनेस दे रहा हूं, तो गौहर के पास एक पासवर्ड आधा आएगा ईमेल पे, आधा फोन पे, और वो उसको एंटर करेंगे तो डिजिटली इन्होंने विटनेस कर दिया है कि ये सही है. सिग्नेटरी भी इसी तरह से होंगे, डिजिटल सिग्नेचर. डिजिटल सर्टिफिकेट आ जाएगा, कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी. पाकिस्तान, अब आपकी कंपनी बन गई. किसी 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 वकील, माफिया, किसी कंसल्टेंट, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है. ऑनलाइन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन. समझ? अच्छा, नाउअडेज अब कंपनी बन गई है, कहा जाता है इंपोर्ट लाइसेंस. नाउअडेज इन पाकिस्तान नो इंपोर्ट लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, नथिंग.
आपको क्या क्या चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए एनटीएन। अब कंपनी बन जाएगी एंड देन यू विल गो फॉर एनटीएन रजिस्ट्रेशन। बट सर अनफॉर्चुनेटली सर हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मालूम भी है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस सब एप्लीकेबल नहीं है। हाँ। तो फिर भी अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो लोग बार बार रिक्वायर करते हैं कि भाई के इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस की कॉपी आप दें कोई भी कम्युनिकेशन या प्रोसेस के लिए। नहीं वो बेटा वो अब देखो वो तो असल में क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हम समझते हैं, उसके आगे आप लिखते हैं नॉट एप्लीकेबल। अभी आपको क्या क्या चाहिए, एनटीएन चाहिए, एनटीएन चाहिए। मुशर्रफ के दौर में ये हुआ था, जब से एनटीए खत्म किया गया ना, इंपोर्ट लाइसेंस अब नहीं है। अभी क्या क्या चाहिए, एनटीएन चाहिए। एनटीए अब हमें इसका मतलब कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, अब मुझे एनटीएन रजिस्ट्रेशन करानी है, तो इसका प्रोसेस भी अभी देख लेते हैं क्या होता है। उसके बाद मुझे करंट बैंक अकाउंट चाहिए, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन चाहिए, वीबॉक चाहिए, और ये भी नॉट नेसेसरी। मैंने तो चैम्बर कुछ नहीं लिया है, ना किसी ट्रेड एसोसिएशन का मेंबरशिप लिया है, कुछ भी नहीं, ये मैंने लिया ही नहीं है। नहीं सर आप ये कर दिया नोट सर, अभी कंफर्म कर दिया। अरे मांगते हैं, हम तो नहीं देते। अभी भी मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे पास नहीं है किसी चैम्बर का, हम खुद चैम्बर है। आप जब नए रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं ना तो पहले आपके पास होनी चाहिए जी उसी चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ना, अच्छा वीबॉक आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड है? अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 7 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 7 and 5 proprietors. सर 7 क्यों को बनाई आपने, मतलब मुख्तलिफ बिजनेस दो कंपनी ऐसी हैं जिसमें कि चाइनीज पार्टनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स डायरेक्टर्स हैं, जिनका उनका अपना स्टेक है उसके अंदर। तो दो ऐसी हैं जिसमें कि मैं बेसिकली इस तरह से है कि एक हमारी कंपनी है जो कि शेयर रजिस्ट्रार का काम करती है, जिसमें मेरे पास बहुत कम शेयर्स हैं, 40-60 किसी और के हैं। तो एक ऐसी है जिसमें मेरे पास 70 हैं, किसी के पास 30 हैं। एक ऐसी है जिसमें किसी के पास 40 हैं, मेरे पास 20 हैं, 15 आपके पास हैं, 10 किसी और के पास है। तो इस तरह से, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है अब कि हम ये कर सकते हैं कि सारा कुछ आपके ही हाथ में हो ना, सभी पूरा ही खाना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, यू कांट मैनेज। तो आपने वीबॉक की रजिस्ट्रेशन करानी है, मैं वीबॉक की रजिस्ट्रेशन का मेथड भी आपको बता दूंगा कैसे होगा। तो सबसे पहले एनटीएन की रजिस्ट्रेशन कराते हैं चल के, ठीक है। तो पहले तो अपने दिमाग से निकालेंगे कि जी हमें कोई लाइसेंस वाइसेंस नहीं चाहिए, ठीक है, ये दिमाग में रखेंगे। इतने इंपोर्टर है ना, ये फ्रॉडी हैं, ये आपको डराते रहते हैं कि लाइसेंस नहीं होगा, इंपोर्ट लाइसेंस है। आप चले जाए ना जूना मार्केट, ये बुरी कम्युनिटी के लोग होंगे काफी जो इस पर काम करोगे, इंपोर्ट लाइसेंस नहीं है तो काम नहीं कर सकते। तो ताकि आप कभी इस फील्ड में आए ना, ठीक है, तो एनटीएन रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। एनटीएन रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो एनटीएन का बहुत सिंपल है, एफवीआर की वेबसाइट पर जाते हैं, आजकल तो उन्होंने ऑनलाइन खुशखबरी दे दी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एक क्लिक करते जाएंगे, कुछ भी नहीं है ना, आईआरएस का वो है और एनटीएन मिल जाता है यूं। ऐसे ही बनाया है आप लोगों ने या किसी माफिया से बनवाते हैं? जी सर ये करते हैं, हर साल फाइल करना, खुद ही बनाया, खुद ही बनाया और खुद ही रिटर्न फाइल करते हैं। यस सर, वेरी गुड है। शुरू में जरा सी डिफिकल्टी हुई थी लेकिन सर फिर समझ में आने लग गई। हाँ, और खुद ही करना चाहिए ताकि वो गड़बड़ आपके साथ ना करे। सेकंड स्टेप फिर होगा, आपको जाना चाहिए ऑन सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन। अच्छा, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि सेल्स टैक्स है क्या चीज, सेल्स टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सी गुड्स पे सेल्स टैक्स जो है वो कितना अप्लाई होता है, सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, ये पहले काम है, ये आना चाहिए तो फिर बात आगे बढ़ेगी, वरना बात आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। क्या ख्याल है ना जी? तो कुछ आइडिया है क्या नहीं? थर्ड शेड्यूल का आपको पता है, यानी आपकी प्रोडक्ट कौन सी, ये सारी बातें पता है या नहीं पता है? सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन करनी आती है जी? ये जवाब नहीं देते हर हैं। प्रोविंस की अलग है। नहीं वो तो सर्विस है, वो एसआरबी की बात कर रही हैं, मैं बात कर रहा हूँ मैं गुड्स की, आप सर्विसेज की बात कर रही हैं। वो सर्विस की जो है वो हर प्रोविंस की अलग है, प्रोडक्ट पे तो जो है ये फेडरल का इशू है। हाँ 17%। हाँ लेकिन इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, आती है, इट वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट।
नहीं कैसे Yes, इनपुट 2% कैसे, extra tax, 17%. हाँ कैसे इनपुट लेते हैं ये सब आता है या नहीं आता? Yes sir, और अनरजिस्टर्ड की 2% और बढ़ जाती है सर, वो 21% हो जाती है. नहीं इनपुट कैसे लेते हैं ये आता है या नहीं आता? सर इनपुट से क्या मुराद है? अच्छा चले तो FBR फाइलिंग में सर. हाँ रिटर्न कैसे फाइल करते हैं सेल्स टैक्स में? आप लोगों ने सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन Yes, नहीं sir. आती इसका मतलब है? सर हम तो एक्सेल में सारा डेवलप करके उसको जाके अपलोड कर देते. ये रिटन फॉर्मेट था हमारे पास जिसको हम फॉलो नहीं कर लेकिन रहे इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेटा ये नहीं है, ये नहीं पता? थे. नहीं सर, ठीक है वो पैटर्न पे हम काम करते थे. ठीक है। और बाकी लोगों को? हारून तुम्हें तो पता होगा यार। हारून मुझे लग रहा है सच आइडिया सर वो जहन में नहीं है। अच्छा ठीक है तो अभी कर लें, अभी हमारे पास कितना टाइम है? कोई लिख रहा है सर 6 बजे हो गया। टाइम हो गया अभी। अभी क्या टाइम हमें, अभी तुम्हारी क्लास अभी शुरू हुई थी यार। तो चलो फिर नेक्स्ट सेशन। अभी हम आज हमारा 8 सेशन है। हुई थी बस 3 घंटे पहले। हारून मैं ये सब नोट करता हूँ, तुमने 3 घंटे इतनी जल्दी गिनवाए हैं। तो ये बताएं कि क्या कहते हैं सर आज हारून का डे है, उसे माफ कर दें जरा. अच्छा चले हारून को, नहीं हारून के लिए तो इंटरनेशनल माफी है भाई। हारून बेटा वहां भेज दिया था उसमें बॉक में, पाकिस्तान ऑक्सीजन में। है हारून मुझे लग रहा है वो क्या कहते हैं हमारे हनीफ साहब, क्या कहते हैं, क्या रुमाल डाल के मारे. ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आज हमारा सेशन कौन सा है, 8th है या 9th है? सर 9th नहीं 10th नहीं हो सकता, 10th नहीं हो सकता, 9th होगा, 10th नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम पीछे हैं, हम सबसे पीछे हैं ना असल में। चलें तो अभी हमारा एक वीक में आपको वो कर रहे हैं सेशन कोई? जी सर अदनान साहब की है सर एक्स्ट्रा क्लास मंडे के दिन। अच्छा अदनान साहब के कितने सेशन हो गए, वो हमसे आगे चले गए? ट्यूसडे के दिन है, ट्यूसडे के दिन। ठीक है तो चलें। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि कुछ थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड की होगी मैंने, तो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास से मुलाकात होती है। ठीक है, थैंक यू सर, अपना ख्याल रखिएगा। रिकॉर्डिंग के लिए सर हम ईमेल एड्रेस दोबारा दे देंगे सीआर को। हाँ सीआर को देंगे। जी ठीक है। सर मैं ईमेल से भी लॉगिन करके देखूंगी, फिर आपको बताऊंगी।